बात 1992 की है। उन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और आजम खां के क्षेत्र में लगातार क्राइम पर क्राइम हो रहा था। तो आजम खां बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और विधानसभा में एक सवाल उठाते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि रामपुर में जो कप्तान भेजे गए हैं कन्हैया लाल मीणा, तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों का सर कलम करने के लिए भेजे गए हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। अभी विधानसभा में सिर्फ आजम खां को इस जवाब का इंतजार था। जब ये बात अखबारों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में फैलती है तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार से जानना चाहती थी कि आखिरकार इस घटना के पीछे सच क्या है। बात ही कुछ ऐसी थी कि क्राइम हो रहा था और वो भी हीनियस क्राइम हो रहा था। अब कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव था और सरकार ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से कहा और डीजीपी ने डीआईजी से बोला और उसके बाद फिर इस मामले की जांच पड़ताल में जब पुलिस जुटती है, चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, जिसको सुनकर उत्तर प्रदेश की सरकार भी और आजम खां भी दंग रह जाते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर, और इसी रामपुर में जनवरी का प्रथम सप्ताह था। 1992 की ये बात है। कन्हैया लाल मीणा आईपीएस ऑफिसर को नया नियुक्त किया गया था और वो अभी आए ही थे। उन्होंने अभी इस जिले के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की थी कि 15 जनवरी की शाम लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का वाकया था। 3 व्यक्ति, इसमें 2 मुस्लिम हैं और एक वाल्मीकि है जो कि रिक्शा चलाता है। वो अपना काम करते हैं कस्बे में, और कस्बे से काम करके अपने गाँव की तरफ वो वापस जा रहे थे। तो जैसे ही वो एक कैमरी रोड पड़ता है, उस कैमरी रोड की तरफ एक बाग है। ये बात कर रहा हूं मैं मिलक थाने की। मिलक थाने का जो कस्बा है, उस कस्बे से ये कैमरी रोड की तरफ जाते हैं। कस्बे से अभी 2 किलोमीटर निकले ही थे कि एक बाग पड़ता है और बाग में पहले से ही घात लगाए बैठे 5 या 6 लोग रहे होंगे। उन्होंने इन तीनों को पकड़ लिया। इन तीनों को पकड़ के वो बाग की तरफ लेके जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे नाम क्या है। तीनों बारी बारी से अपने नाम बताते हैं। वाल्मीकि भी अपना नाम बताता है और दोनों मुस्लिम थे वो भी अपना नाम बताते हैं। नाम बताते ही वो उनके 2 जनों के, जो 2 मुस्लिम थे, उनके पैर बांध लेते हैं और उनके जो सर हैं उसको कलम कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। और वाल्मीकि से कहते हैं कि भाई देखो, हमारी जो दुश्मनी है, हमारी जो नफरत है वो मुसलमानों से है, तुमसे कुछ भी नहीं है, अब तुम जा सकते हो। वाल्मीकि व्यक्ति ने जब ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वो अपना रिक्शा लेकर दौड़ता हुआ सीधा गाँव की तरफ भागता है और चीखता चिल्लाता गाँव में जाकर शोर मचाता है। कहता है कि भाई साहब, बड़ी जुल्म हो गया है, बाग में 2 लोगों की हत्या कर दी है जो कि यही गांव के रहने वाले हैं। ये बात आग की तरह फैल जाती है पूरे उस इलाके में। अब यहाँ के जो चाहे शहजाद नगर थाना हो, चाहे स्वार हो, चाहे टांडा हो, चाहे अब मिलक हो, सभी थाने की फोर्स और एसएसपी कन्हैया लाल मीणा भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। शव को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बस एक ही बात थी जो कि उस वाल्मीकि के द्वारा कही गई थी, वो वायरल हो जाती है कि जो भी बाग में थे वो मुसलमानों के दुश्मन थे, उनको ही वो मारना चाहते थे। अब पुलिस वालों के लिए बड़ा चैलेंज हो गया था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े ऑफिसर इसमें लगा दिए जांच पड़ताल करने में और ये पता करने के लिए कि आखिरकार ये 2 हत्याएं की हैं तो किसने की हैं। एक एक दिन गुजरने लगता है और आसपास के लगभग 300 साढ़े 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जाती है, मगर कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब ये मामला शांत भी नहीं हुआ था, अभी इस मामले की गूंज ठंडी भी नहीं हुई थी। इस घटना की जो आग लगी हुई थी उस इलाके में, वो ठंडी नहीं थी कि एक घटना और हो जाती है। अब ये घटना होती है 21 जनवरी 2019 को। वही शाम का समय था। ये घटना कैमरी रोड की तरफ थी, तो ये घटना दूसरी तरफ कस्बे से पश्चिम की तरफ थी, यानी कि वही 2-3 किलोमीटर का फासला था। और ये मिलक जो थाना है, उस मिलक थाने की ये वारदात है। अब की बार 3 लोग हैं, पिछली बार भी 3 लोग थे। तो जब 3 लोग ये अपने कस्बे से काम करके अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं तो इन्हें ऐसे ही करीब 5-6 लोगों ने, वो ढाटा नकाब पोस्ट लोग थे, इन्होंने इनको घेर लिया और घेरने के बाद वो जंगल की तरफ उन्हें लेके जाते हैं और पूछते हैं। पूछने से पहले ये बताते हैं कि हम भैंसोड़ा के रहने वाले पठान हैं और ये हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो अभी वो जो घटना अभी 15 जनवरी को हुई थी, क्योंकि उसमें 2 मुसलमान मारे गए थे, मारने वाले हिंदू थे, और यहाँ पर अभी ये खुद को पठान बता रहे हैं। तो इन तीनों ने एक साथ बोला कि जी हम भी मुसलमान हैं। बस इतना कहना था कि हम भी मुसलमान हैं, और वो जो बदमाश थे 5-6 वो टूट पड़ते हैं और एक व्यक्ति को पकड़कर उसका गला रेत देते हैं, सर कलम कर देते हैं उसका। और बस इतना सर कलम करना था। वो जो दोनों बसते हैं वो कहते हैं साहब हमें मत मारो, हमने झूठ बोला था, हम मुसलमान नहीं हैं बल्कि हम तो हिंदू हैं। अब ये वाली बात जब आती है, क्योंकि उसमें एक मुसलमान था, उसमें एक हिंदू नाई, इसमें एक ब्राह्मण था। अब जो पहले नंबर पे जो मरता है वो ब्राह्मण मर जाता है।
अब ये दोनों बचते हैं, तो जब दोनों बच जाते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि सबूत। अब बात सबूत की आती है, तो जो नाई हिंदू था उसका जो पैजामा था उतरवा के देखते हैं तो वो सचमुच हिंदू होता है, लेकिन जब बात मुसलमान की बारी आती है तो उसकी पहचान हो जाती है कि मुसलमान है। अब उसको भी वहां मार दिया जाता है, यानी कि ब्राह्मण और एक मुस्लिम मारा जा चुका था। अब इस हिंदू नाई को वो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमारी दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से है। इतना कहना था कि अब रामपुर जो था वो बारूद के ढेर पर पहुंच चुका था। कब शहर में, कब कस्बों में, कब गाँव में दंगे शुरू हो जाएं इसका कोई अंदाजा नहीं था। अब यहाँ पर पुलिस पर इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। उन दोनों डीआईजी थे विक्रम सिंह, डीआईजी भी मौके पर पहुंच जाते हैं और ये कन्हैया लाल मीणा भी मौके पर पहुंच जाते हैं। आसपास के थानों की फोर्सों के मौके पर बुलाया जाता है। मिलक के जो उन दोनों इंचार्ज थे, डीपी जुआल थे, जो पहाड़ी इंस्पेक्टर थे, उनसे कहते हैं कि भाई साहब हमें माफ़ कर दो, अपने यहाँ से जाओ, यानी कि उनको उस थाने से हटा के किसी और को चार्ज दे दिया जाता है। अब पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि पहले 2 हत्या हो चुकी हैं, बाद में 2 हत्या हो चुकी हैं, करने वाले कौन हैं, कैसे करें, क्या करें। पुलिस लगातार अपनी कोशिश में लगी हुई थी और उन दिनों फिर ये एक आवाज़ लग गई थी, क्योंकि मामला विधानसभा में उठ चुका था। खुद आजम खान ने विधानसभा में कल्याण सिंह से पूछा था कि ये बताइए कि आपने जो एसएसपी की तैनाती की है तो क्या वो मुसलमानों का सर कलम करने के लिए की गई है। मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं। अब ये बात जब अखबारों के माध्यम से पहुंचती है, एक दूसरे के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार ये मुसलमानों का दुश्मन है तो कौन है। अब इस मामले की जब जांच पड़ताल में लग जाते हैं तो उन दिनों शहजाद नगर पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज थे, तो इनका नाम है कविंद्र नारायण मिश्र। अभी कविंद्र नारायण मिश्र भी अपने आप से अपने लेवल पर ये जांच पड़ताल करने में जुट जाते हैं कि आखिरकार पता किया जाए कि कौन है, क्या है। तो उन्होंने जितने भी अपने संपर्क सूत्र थे उन संपर्क सूत्रों को वो लगा देते हैं काम में, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिलती। 26 जनवरी का दिन था और 26 जनवरी पर परेड होती है। सभी बड़े बड़े अधिकारी, सभी लोग पुलिस लाइन में थे, सिविल लाइन में थे। वहां जाकर ये परेड खत्म होने के बाद कविंद्र नारायण मिश्र यानी कि इंस्पेक्टर साहब, जो कि शहजाद नगर के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, वो जाके एक इंस्पेक्टर साहब से कुछ बातचीत करना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे कि साहब इसमें अब करें तो क्या करें। क्योंकि एक रणवीर सिंह वहाँ पर एक इंस्पेक्टर थे, उनसे ये अपने बारे में उन्हें कुछ थोड़ी सी जानकारी मिली थी। जानकारी क्या मिली थी कि एक गैंग नया शुरू हुआ था और वो गैंग था भोट थाना क्षेत्र में कई साल पहले, यानी कि 1989 में एक डकैती पड़ती है। अब उस डकैती पड़ती है तो ये बैठे हुए हैं, उसी के बारे में कुछ पड़ताल वगैरह कर रहे थे। कुछ थोड़े से क्लू उनके हाथ लगे थे कि ये पता करें कि आखिरकार ये 4 हत्याएं जो हुई हैं किसने की हैं। तो उसी के संबंध में जो लोगों से पूछताछ करते थे तो एक नाम निकल के बार बार सामने आता था और वो नाम था रघुनाथ जाटव का। अब रघुनाथ जाटव कि साहब वो तो ये बिलासपुर का रहने वाला था, उस पर कई मुकदमे चल रहे थे। हालांकि पुलिस की रडार पर उसका इतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन वो वाकई क्रिमिनल था, उसके ऊपर कई सारे अपराध उसमें शामिल हो चुके थे। तो ऐसी कंडीशन में ये 26 जनवरी के परेड में शामिल होने के बाद के.एन. मिश्रा ये सीधे रणवीर सिंह के पास पहुंचते हैं और उनसे जाकर कहते हैं कि साहब कुछ ऐसी जानकारी है, कुछ ऐसी बात है, आपको बताऊं कि 1989 में एक डकैती पड़ती है भोट थाना क्षेत्र में, जो कि रामपुर बिलासपुर के इस इलाके में है। तो उन दोनों जब ये डकैती पड़ती है तो ये शायद 7-8 बजे के आसपास का मामला रहा होगा। तो ये लोग, पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि डकैती पड़ गई, तो पुलिस वाले एकदम से दौड़ पड़ते हैं उन डकैतों की तरफ और डकैत ये इधर भाग जाते हैं। तो एक ईख का खेत था, एक ईख के खेत में पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की। तो के.एन. मिश्रा ने एक जो ईख के खेत में था एक व्यक्ति को जब उसका एनकाउंटर कर देते हैं, और एनकाउंटर जो होता है वो अमरपाल था, जो कि बड़ा बदमाश था। अब उसके साथ एक व्यक्ति और है, अमरपाल तो मारा जाता है लेकिन दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। दूसरे व्यक्ति से कहते हैं कि भाई ये कौन लोग थे या फिर क्या मामला है, बाकी लोग कहाँ गए तुम्हारे। तो कहता है कि साहब यहाँ भोट में एक भोट के थाने के पास लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे ये घटना हुई है। एक तरफ घटना हुई है, दूसरी तरफ एक बारात आई हुई थी। बोले साहब ये बारात जो आई हुई है आज, एक शंकर नाम के लड़के की बारात आई हुई है, इसमें घटना में शंकर भी शामिल है, यानी कि वो बारात में भी जा रहा है और वो घटना भी करके आया है। पुलिस जाके उस शंकर को पकड़ लेती है। शंकर से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है, हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी तब तक, जब वहां तक पुलिस पहुंचती है तो उससे पूछते हैं कि भाई क्या मामला है। तब वो बताता है कि हमारे इस गैंग में रघुनाथ भी शामिल था, वो भी शामिल था। तो इन पे थोड़ा बहुत शक था पुलिस को पहले से, तो ये लोग पकड़े जाते हैं, हालांकि वो छूट छाट जाते हैं, लेकिन रघुनाथ शायद पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन शंकर से यहाँ थोड़ा क्लू मिलता है। अब ये 3 साल पुरानी घटना थी
तो जब ये लगातार हत्याएं हो रही हैं तो के.एन. मिश्रा को किस लोगों ने बताया कि साहब एक बार रघुनाथ से और बात कर लीजिए, हो सकता है कि इस घटना के पीछे रघुनाथ गैंग का काम हो। रघुनाथ गैंग के साथ भी एक शंकर है, रघुनाथ है और 4 लड़के और कई बार देखे गए हैं, और बिलासपुर की तरफ तो वो उस दिन भी देखे गए थे जिस दिन क्या ये घटना हुई है। अभी 21 जनवरी को बातचीत ही चल रही थी कि फिर एक बड़ा कांड हो जाता है, यानी कि ये बड़ा कांड होता है। एक रेलवे स्टेशन है शहजाद नगर से थोड़ा लगभग 100 मीटर की दूरी पर अलग है, लेकिन थाना लग जाता है इसका टांडा थाना क्षेत्र था। इस इलाके में जाके ये घटना होती है। ये नहीं, शहजाद नगर थाने से ये सिविल लाइन की ओर, थाना सिविल लाइन लगता है, लेकिन घटना जो थी वो शहजाद नगर से महज 100 मीटर दूर थे, लेकिन घटना स्थल सिविल लाइन आ जाता है। और ये पता चलता है कि वहां पर 2 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी है, और हत्या जो की है और वो बहुत ही भयानक है। उसमें 2 बाहरी लोग थे, उनके साथ जब उनको मारा पीटा जाता है, साथ में उनकी गर्दन काट दी जाती है। अब ये यहाँ पर रणवीर सिंह से बातचीत कर रहे थे और यहाँ से दौड़ते हुए सीधे पहुंच जाते हैं, लेकिन के.एन. मिश्रा थोड़ा सा थैंक यू बोल रहे थे कि मैं तो बच गया, क्योंकि मेरे ये घटना जो क्षेत्र है बस महज 100 मीटर की दूरी पर है। अगर 100 मीटर अपनी तरफ होता तो ये अपने थाना क्षेत्र में होता, और हो सकता है कि आज हमारे ऊपर गाज गिर जाती। अब गाज गिरने का नंबर किसी दूसरे व्यक्ति का था। खैर, वो अपने वहाँ पर जाँच पड़ताल में लग जाते हैं और बड़ी समस्या बन जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें। फिर जब ये 2 लोग और मारे जाते हैं कि अब तक मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी थी, और वो भी सिर्फ सेम टू सेम तरीके से गर्दन उनकी काटी गई थी, और पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिरकार हैं तो कौन है, क्योंकि पहली घटना का खुलासा भी नहीं होता है, दूसरी घटना का भी खुलासा नहीं होता है। अभी 26 जनवरी को तीसरी घटना हो जाती है, तो पुलिस के लिए बहुत ही करो या मरो जैसी स्थिति थी। अब उन्हें लग गया था कि हो ना हो अब इस जिले में, अब इस आसपास के इलाके में कहीं ना कहीं दंगे शुरू होने वाले हैं। तो ये के.एन. मिश्रा अपनी टीम के साथ लग जाते हैं और अलग से ही ये किसी तरकीब से शंकर को फिर से पकड़ लेते हैं। पहले तो पकड़ा था इन्होंने 1989 में जब डकैती पड़ी थी, लेकिन अभी लोगों से पूछताछ की तो पता चलता है कि शंकर यहीं आसपास में देखा गया है। और जब शंकर को पकड़ते हैं, शंकर से पूछताछ करते हैं, तो शंकर कहता है कि साहब मुझे मारना मत, मेरा एनकाउंटर मत करना, मैं सबको सच सच बता दूंगा सब कुछ। जब बात करते हैं तो आखिरकार बताइए क्या सच है, तो कहता है कि साहब ये जो पूरा काम किया है वो रघुनाथ ने किया है। रघुनाथ ने किया है। रघुनाथ ने क्यों किया है? तो जब रघुनाथ के बारे में पूछा जाता है तो रघुनाथ उन दिनों टांडा इलाके में, मतलब उसने पनाह ले रखी थी, वो अपनी पत्नी के साथ मतलब जाया करता था। तो कुल मिला के रघुनाथ को पुलिस बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लेती है, और जब गिरफ्तार करती है उससे पूछताछ की जाती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। और शंकर जो बताता है तीसरी जो हत्या होती है वो बहुत ही भयानक हत्या होती है। दरअसल पहले उनकी गर्दन काटी जाती है और उसका फिर रघुनाथ खून पीता है। वो इतना भयानक हो चुका था कि लगातार उसके सामने जो भी मुसलमान दिखाई देते थे तो बस उनको वो मारने की फिराक में आ जाता था। और पुलिस ने जब इसको रघुनाथ को गिरफ्तार किया है, शंकर को गिरफ्तार किया है, उसके 4 और अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है, तो रघुनाथ उस दिन भी कह रहा था, क्योंकि ये सिर्फ जानने के लिए, देखने के लिए जब पुलिस के थाने में पहुंचते हैं इसको लेकर, तो वहां पर बहुत सारे सैकड़ों मुसलमान आ जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार हत्या कर रहा है तो कौन कर रहा है। जब दाढ़ी वालों लोगों को देखता है रघुनाथ तो पुलिस वालों से कहता है कि इन सबको यहाँ से दूर ले जाओ, नहीं तो मैं इन्हें मार दूंगा, अगर मुझे कोई हथियार मिल जाए तो इन सबको मार डालूंगा। आखिरकार फिर IPS ऑफिसर कन्हैया लाल मीणा पूछते हैं, के.एन. मिश्रा पूछते हैं कि भाई आखिरकार तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हो, तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी है? तो वो कहता है कि साहब कई साल पहली बात है, यानी कि 1989 के आसपास की बात है। एक गाँव से लड़की भाग गई थी, वो मुस्लिम की, उसमें भगाने में उस रघुनाथ का हाथ था। इस बात को लेकर मुसलमान बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं, और जब खफा हो जाते हैं तो उन्होंने रघुनाथ को मारने का, उसको पीटने का प्लान बना लिया। मतलब पीटने नहीं, उसको हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना लिया। और वो 1-2 घर थे इनके, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। तो ये रघुनाथ तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसके जो पिताजी होते हैं गैनन लाल, उन दोनों बसपा के वो नेता हुआ करते थे, और वो कहीं ना कहीं उनके चक्कर में आ जाते हैं, उनकी अड़ी में आ जाते हैं, और वो लोग गैनन लाल को मार देते हैं। अब ये बात जब रघुनाथ को पता चलती है तो रघुनाथ को बहुत गुस्सा आता है, और रघुनाथ एक देसी बम ले जाकर उन सैकड़ों लोगों के बीच में एक बम मारता है देसी, और उस बम मारने के बाद अपने पिता की लाश को लेकर सीधा उसका अंतिम संस्कार करता है। और उस दिन कसम खाता है कि मैं अब जो भी मुझे मुसलमान दिखाई देगा मैं उसको मार डालूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। यानी कि अपने पिता का जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं सुख और चैन से नहीं बैठूंगा। उसने ये कसम खाई हुई थी, और इसी कसम के बदले ही उसने लगातार ऐसी हत्या करता रहता था। अब के.एन. मिश्रा उससे पूछते हैं कि भाई बस रघुनाथ जी, हम एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि जो तुमने 6 लोगों को मारा है अब तक, और लास्ट में आके तुमने 2 हत्याएं जो की थी, इनका खून जो पिया है, क्या ये बताओगे कि क्या ये वही लोग हैं जिसने तुम्हारे पिताजी को मारा था? कहता है साहब वो तो नहीं है, लेकिन मैं अब नफरत करता हूं तो हर एक मुसलमान से नफरत करता हूं। खैर, लोगों को जब इस बात का पता चलता है तो उन्हें लगता है कि कोई एक सरफरा था, मानसिक रूप से बीमार था, मनोरोगी था। वो अपने पिता का बदला लेने के लिए उसने एक ऐसी मनोदशा बना ली थी कि इसको हर मुसलमान दुश्मन दिखाई देता था।
पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। उसके बाद जब वो जेल चला जाता है तो जाहिर सी बातें हत्याएं खत्म हो जाती हैं, फिर किसी का वहां पर इस तरह से मर्डर नहीं होता। मगर इन दिनों जो के.एन. मिश्रा का रामपुर से जो समय सीमा होती है, हर एक अधिकारी का एक जिले में कितने दिन तक वो रुक सकते हैं, और अपना समय पूरा करने के बाद जब ये यहाँ से गोरखपुर की तरफ इनका ट्रांसफर होता है, रघुनाथ कुछ दिनों के बाद जब जेल से छूट के आता है तो पता चलता है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है। रघुनाथ भी जैसे छूट के आता है जमानत पर, वो बचता नहीं है। उसके पिता की हत्या से कहानी की शुरुआत होती है और उसकी हत्या पर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन तब तक 6 लोग बेकसूर, जिनका कोई घटना से लेना देना नहीं था, कोई भी इस रघुनाथ प्रकरण से लेना देना नहीं था, उन लोगों को खामखा अपनी जान गंवानी पड़ती है। और विधानसभा में उठाया गया जो सवाल था आजम खां के द्वारा, उसका जवाब जनता को मिल जाता है। जनता शांत हो जाती है और ये भी पता चल जाता है कि कल्याण सिंह ने किसी को किसी का सर कलम करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए भेजा था। पूर्व डीजीपी जो रहे हैं और उन दोनों डीआईजी थे मुरादाबाद के विक्रम सिंह, वो भी राहत की सांस लेते हैं और इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस टीम को यानी कि के.एन. मिश्र को शाबाशी देते हैं। कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगर तुम इसे नहीं पकड़ पाते तो न जाने रघुनाथ अभी अपने साथियों के साथ मिलकर और भी कितने मर्डर करता। क्योंकि ये जो इन्होंने टीम बनाई थी, रघुनाथ ने शंकर को साथ मिलाकर 4 और नए लड़के थे। पहले इनसे छोटी मोटी लूट कराया करते थे और उसके बाद फिर ये मर्डर किया करते थे। जब ये चारों पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, वो क्योंकि नए लड़के थे, उनसे जब पूछा जाता है तो वो तीसरा वाला जो वाक्य था जिसमें रघुनाथ ने खून पिया था, उसको लेकर वो डर जाते हैं। कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा क्रूर व्यक्ति नहीं देखा। अपनी आंखों से जब ये दृश्य देखते हैं तब वो बंदूक दिखाकर उन चारों लड़कों से कहता है कि अगर किसी ने भी कुछ हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। तो इसलिए रघुनाथ का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि वो हो सकता है कि किसी और को भी मार देता। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।